हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नर डिसीजन टू कॉल फ्लोर टेस्ट रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हमारा वो ऑर्डर पास किया जिसमें कहा है जो हमारे गवर्नर ने डिसीजन लिया था कि फ्लोर टेस्ट करने का वो गलत डिसीजन था। ठीक है, गलत रॉन्ग, इसने गवर्नर के डिसीजन को रॉन्ग प्रूव करा है। तो अब ये चीज़ें हमारी क्यों उठ रही हैं? जैसा कि आपको पता है कि हमारे महाराष्ट्र, ठीक है, लास्ट ईयर आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर क्या था, उद्धव ठाकरे की सरकार थी। तो उद्धव ठाकरे वहाँ का सीएम था, बट मोस्टली एमएलए ने किसको सपोर्ट किया था? जो आपको ये पीछे बैठा हुआ आदमी दिख रहा है, ये कौन है? हमारे ए नाथ शिंदे, जो कि हमारा अभी इस टाइम पे कॉन्फिडेंस में हमारा महाराष्ट्र के अंदर ये है। तो उस टाइम पे उद्धव ठाकरे के एज ए सीएम था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीएम थे ना, एमएलएज ने क्या सपोर्ट किया था? शिंदे को। तो अब शिंदे को उसने सपोर्ट किया था और उस टाइम पे उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट चले गए थे। तो उसमें फ्लोर टेस्टिंग हुई थी, तो वो उस फ्लोर टेस्टिंग को रॉन्ग प्रूव कर दिया गया है। ठीक है, किसने? हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। और वो फ्लोर टेस्टिंग क्या होती है, शॉर्ट में आपको बताती हूँ। फ्लोर टेस्टिंग वो होती है अगर कोई पर्सन के पास बहुत सारे एमएलए और वो एक पार्टी से अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो वहीं पे क्या करते हैं, जो उस टाइम असेंबली में बैठे होंगे, ठीक है ना, एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे होंगे, जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उस टाइम पे वहाँ पे उनकी प्रेजेंस में वोटिंग करवाई जाएगी और उस वोटिंग के तहत पता चलेगा कि इन द फ्यूचर हमारा आने वाला सीएम कौन है। तो ये हमारा फ्लोर टेस्ट होता है। तो उस टाइम पे जब उद्धव ठाकरे और शिंदे की जब गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे जब ये फ्लोर टेस्ट हुआ था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रॉन्ग प्रूव किया है। ठीक है, उसने क्यों रॉन्ग कहा है? उसने इसको रॉन्ग इसलिए कहा है, द बिगेस्ट रीजन इज बिहाइंड दैट, कि जो उस टाइम जो इसका उद्धव ठाकरे था उसने रिज़ाइन कर दिया था, उसने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसने रिज़ाइन कर दिया था सीएम के पद से फ्लोर टेस्ट होने से पहले। अब उसे रिज़ाइन कर दिया तो ये एज अ ओपन गेट उसके लिए ऑप्शन ओपन हो गया था। ठीक है, उस पर्सन के लिए कि वो अपने गवर्नमेंट को लेके आ सकता है और वर्क कर सकता है। तो जब उसने रिज़ाइन कर दिया, और दूसरा रीज़न यही जी, जो वो उन लोगों ने अलग से पार्टी में गए तो उनके ऊपर डिफेक्शन केस लग सकता है। ठीक है, तो फ्लोर टेस्ट का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता ना, क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले ही उसने वो रिज़ाइन कर दिया था। अगर वो रिज़ाइन नहीं करता तो फ्लोर टेस्ट हो सकता था। तो इसमें इस कारण इसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फ्लोर टेस्ट रॉन्ग था। तो अब उस पर्सन के ऊपर जो हमारा होता है ना, इसमें ये भी बात की गई है, जो शिंदे है, शिंदे के ऊपर डिफेक्शन का केस के ऊपर जजमेंट भी आई है। ठीक है, उसके ऊपर जजमेंट क्या है उसके रिगार्डिंग में हम इसमें बात करेंगे। तो यही चीज़ें हमारे गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा हम नहीं कर सकते। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कंप्लीट कि हमारा ये एंटी डिफेक्शन, जो डिफेक्शन के केसेस हैं, ये किस में आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा होता है? ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल हमारे आता है। ठीक है, 10th शेड्यूल किसकी बात कर रहा है? एंटी डिफेक्शन लॉ, कि कोई भी पर्सन अगर डिफेक्शन में आता है तो उसके अगेंस्ट एंटी क्या लग रहा है। ठीक है, एंटी करप्शन हमारा होता है, वैसे ही एंटी डिफेक्शन लॉ इसके रिगार्डिंग आ जाता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या करता है, हमें उसके बारे में बताना चाहिए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या करता है? डिस्क्वालीफाई कर देता है उस पर्सन को उस पॉलिटिकल पार्टी से और उस इलेक्शन से, मतलब उसको पर एक तरह से पनिशमेंट देते हैं कि अपनी पार्टी को आपने छोड़ा क्यों। ठीक है, आपने दल बदलू क्यों करा? कोई पर्सन बार बार दल बदल कर रहा है ना, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। अब इसके अंदर भी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हम उन सारी चीज़ों को जब पढ़ेंगे, जब एक बार ये हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये हमारा कब ऐड हुआ था? 10th शेड्यूल के अंदर, जो हमारा 15 अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, अमेंडमेंट हुआ था जब हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ हुआ था इसके अंदर ऐड। ये कब हुआ था? 1985 के अंदर हमारा हुआ था ऐड। और इसके अंदर क्या होता है, जो एंटी डिफेक्शन होता है वो ये कहता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर होते हैं, अगर वो दल बदल करते हैं, डिफेक्शन जैसा काम करते हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे उस मैटर से। उस जो भी हमारा इलेक्शन वगैरह होगा, सीएम की पोस्ट के लिए होगा, वट एवर इज़ द पोस्ट एंड वट एवर इज़ द प्लेस, ठीक है, वहाँ से उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। पर इसके अंदर भी जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, वो एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या सबसे बड़ा एक्सेप्शन आ जाता है इसमें, क्या कि अगर एक सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लग सकता है। ठीक है, बट कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि ज्वाइन करते हैं बहुत ज़्यादा झुंड में, ठीक है, एक मेंबर से ज़्यादा डिफेक्शन करते हैं, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। एक से ज़्यादा अगर करते हैं, लाइक अगर पहले के टाइम पे अगर बात करेंगे तो 2 इसके ऊपर रूल आए थे। ठीक है, एक्सेप्शन में, तो एक से ज़्यादा
और एक तो खुद पर्सन होंगे इंडिविजुअल, और 1 से ज़्यादा एंड 1/3 जो पर्सन होते हैं उस पार्टी के, वो अगर डिफेक्शन कर देते हैं तो वो उसके ऊपर हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। तो ये हमारा कब कहा गया था, जो हमारा 15 जो अमेंडमेंट एक्ट हमारा लगा था उस टाइम पे ये सारी बातें करी गई थी, ठीक है, इस एक्ट के तहत। और इसके बाद इसको चेंज कर दिया गया था, इसको 91st, ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था ना हमारा अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत इसको हमने चेंज कर दिया था। ये हमारा कब आया था, 2003 में आया था। तो इसमें क्या गया था, 1 से ज़्यादा पर्सन और 2/3 मेंबर, ठीक है, 2/3 मतलब 2 से इतने ज़्यादा मेंबर अगर, ठीक है, 2/3 अगर मेंबर्स हैं वो अगर उस पार्टी को छोड़ रहे हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते एंटी डिफेक्शन के तहत, ठीक है। बट अगर एक सिंगल पर्सन, ठीक है, सिंगल पर्सन अगर पार्टी छोड़ रहा है, दल बदल कर रहा है, तो उसके ऊपर हम एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर है, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। आप इसके अंदर डिस्क्वालीफाई किसको कर रहे हैं, डिस्क्रिशन हम कौन कर रहा है और किसके थ्रू हो रहा है। तो डिस्क्वालिफिकेशन हमारा होता है जो हमारा स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया, तो इनके थ्रू हमारा डिस्क्वालिफिकेशन होता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और ये एक हमारे जुडिशियली रिव्यू का जो सुप्रीम कोर्ट है इसके ऊपर रिव्यू कर सकता है, तो उसका भी मैटर हमारा शेड्यूल नंबर 10 होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पीकर और चेयरमैन होता है वो किसके बेसिस पे करता है, तो इसके अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। अगर लाइक एक इंडिविजुअल के ऊपर डिफेक्शन लगाना है, एंटी डिफेक्शन लो, और उसको डिस्क्वालीफाई करना है, तो क्या एक इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम नहीं होगा कि आपको 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप उसको रिमूव करो इस पे से, ठीक है, टाइम फ्रेम नहीं है। तो इसमें वो जो उसका टाइम पीरियड होता है उस टाइम में वो अपनी गवर्नमेंट को रन कर लेता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका ना कहते हैं कॉन्सिक्वेंस, आपको एक मतलब नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है, वो इसकी यही देखने को मिलते हैं। तो डिफेक्शन के लिए स्पीकर और चेयरमैन ही देखता है और जुडिशियल रिव्यू में भी इसका वर्क होता है। अब ग्राउंड फॉर डिटेक्शन, ठीक है, क्या किस किस ग्राउंड के किस किस के बेसिस पे हम किसी को डिफेक्शन के केस में डाल सकते हैं और उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे आते हैं इलेक्ट्रिक मेंबर जो होता है ना, जो भी वहाँ पे केस वगैरह हो रहे हैं, जो भी उनके इलेक्शंस हैं, ठीक है, तो इसमें वो पर्सन होता है कि वो उसका मेंबर है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पर वो पर्सन क्या कर रहा है कि वो वोटिंग के टाइम पे वोटिंग नहीं दे रहा, कोई भी अगर इशू रेज हो रहा है तो उस इशू में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा, तो वो भी उसके बेस पे उसको डिफेक्शन के केस में हम लेके आ सकते हैं। और दूसरा पर्सन इलेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी का है, पर वो दल बदलू का खेल खेल रहा है, तो इन दोनों के केसेस पे हम डिफेक्शन के उनको पर्सन को डाल सकते हैं, ठीक है। और कोई पर्सन इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है, ठीक है, उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया, इंडिपेंडेंटली वो लड़ा है और उसके बाद उसने जीतने के बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, दल बदल कर लिया, तो उसको भी हम डिफेक्शन के केसेस में डाल सकते हैं। तो ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड के बेसिस पे हम उस पर्सन को डिफेक्शन में डाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्लोर टेस्ट, ठीक है। डिफेक्शन लो मैंने बता दिया कि आप डिफेक्शन लो उस पर लग सकता है और आपको पता है उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो वो अपना पूरी रन कर लेगा। जो हमारा वहाँ का शिंदे है सीएम, वो अपना कॉन्फिडेंस में रहेगा और पूरा टाइम पीरियड ख़त्म कर लेगा। अब हम फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट मैंने बता दिया, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, दो गवर्नमेंट आगे आ रही है, ठीक है, दल बदल चल रहा है, तो उस टाइम पे फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट के अंदर क्या है, गवर्नमेंट ना पावर देती है, ठीक है, डिस्क्रिटली पावर जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट पावर प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, एक इलेक्शन होते हैं जो कि इलेक्शन बताते हैं कि हाँ वो जो सरकार आने की सोच रही है और उसके फेवर में लोग हैं या नहीं है, ठीक है। इलेक्शन का आपको सबको मतलब भी पता है। तो फ्लोर टेस्ट के अंदर हमारा आर्टिकल 163(1) ये क्या बात करता है कि इंडिपेंडेंटली पावर आ जाती है, उसके जो गवर्नर है उसके पास इंडिपेंडेंटली पावर आ जाती है, वो अपने माइंड को यूज़ करके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है, फ्लोर टेस्ट को एक पर्सन परफॉर्म कर रहा है, उसके पास पावर है, किसके पास, गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास ये हमारी पावर है, तो ये पावर कौन से आर्टिकल के थ्रू आई? आर्टिकल 174 के थ्रू इसको मिली है, ठीक है। आर्टिकल 174 क्या कह रहा है, जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो लॉस्ट कर रहा है सपोर्ट ऑफ हाउस, दोनों जो भी हाउसेज है उनका सपोर्ट को लॉस कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, वो डिबेटेबल एक डिस्कशन का टॉपिक बन रहा है, तब उस टाइम पे हम ये फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें आर्टिकल 163 लगता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 174, मतलब जब वो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उस गवर्नमेंट ने पावर खो दी है, ठीक
ठीक है, पावर खो दी है, अब खो दी है, पावर तो खो दी है और उसके बाद उसका सपोर्ट भी खो दिया है, दोनों हाउस हैं उसके, सपोर्ट भी खो दिया, सपोर्ट भी नहीं है उस पर्सन के पास, सपोर्ट के साथ उसके पास स्ट्रेंथ भी नहीं है, स्ट्रेंथ के साथ उसका एक तरह से डिबेटेबल, ठीक है, डिबेट चल रही है उसके टॉपिक पे। तो ये सारी चीज़ें 174 के अंदर उस सीएम के रिगार्डिंग आती है, जो भी सीएम है। तो जब हम फ्लोर टेस्टिंग करवाते हैं तो इसमें आर्टिकल 163(1) और आर्टिकल 174 दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर उसे सपोर्ट तो सब कुछ खो दिया है, उस सीएम ने मेजॉरिटी भी खो दी है, ठीक है, इसमें मेजॉरिटी भी, उसकी जितनी मेजॉरिटी थी ना वो दूसरी तरफ हो रही है, ठीक है, दल बदले जा रहे हैं, तो मेजॉरिटी भी खो दी है उसने। जो मेजॉरिटी खो ली है ना, वो दूसरी जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी भी उस पर क्वेश्चनिंग कर रही है, ठीक है, रूलिंग पार्टी के क्वेश्चन भी देखे जाते हैं। तो हम ये फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करते हैं जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, एज सुन एज हम ये फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं, फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं एज सुन एज, जब ये सारी सिचुएशन हमें देखने को पड़ती है। तो जो भी एमएलए वोट करते हैं, जिसके रिगार्डिंग वोट करते हैं, वही पर्सन हमारा फर्दर सीएम बन जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लोर टेस्ट। और हमारा 10th शेड्यूल क्या होता है, मैंने आपको एंटी डिफेक्शन लॉ सब कुछ क्लियर कर दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई है एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऐसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। Thank you so much for watching my video.